चलिए, देखिए हम लोग आज एमसीक्यू ही पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि आपका सीडीपी वाला टॉपिक था। उसी के मस्ट का जो 100 क्वेश्चन हम लोग उसी को कवर करने वाले थे, ठीक है। संभवतः ये क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद देखते हैं जैसा भी होगा कल तक, कि अगर पोस्टपोन होगा तो फिर थोड़ा सा कुछ चीज़ों को और भी हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। चाहे सीडीपी में आपका बचा हो कुछ टॉपिक, या फिर इंग्लिश वाला टॉपिक बचा होगा, ठीक है। जो जो टॉपिक बचे होंगे उन टॉपिकों को दोबारा से हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। आज हम लोग इसी का रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन निर्देशन की विशेषता एवं प्रकृति के संदर्भ में गलत है? निर्देशन, ठीक है। अगर निर्देशन की बात करते हैं, या फिर कहा जाए कि गाइडेंस, निर्देशन या फिर गाइडेंस, ठीक है। निर्देशन हम लोगों ने पढ़ा नहीं था, टॉपिक छोटा है, बट कुछ चीजें इसमें थी, उन लोगों को हमें अगर देखते हैं कल जैसा भी सिचुएशन रहेगा उसके हिसाब से हम लोग इसको भी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो निर्देशन के बारे में पूछा गया है, इसकी विशेषता के बारे में पूछा गया है, और इसकी प्रकृति के बारे में कौन सी चीजें गलत है। अगर हम लोग गाइडेंस के बारे में बात करें, निर्देशन की बात करें, तो अगर आपसे पूछा जाए कि निर्देशन एक तरीके से बेसिक चीजें, मतलब निर्देशन होता क्या है, गाइडेंस होता क्या है, ठीक है। अगर गाइडेंस की बात करें भाई, तो गाइडेंस वही होता है कि किसी को एक तरीके से मार्गदर्शन देना, ठीक है। अब मार्गदर्शन और निर्देशन लगभग लगभग एक चीजें हैं। एक चीज परामर्श भी आता है, ठीक है। थोड़ा सा परामर्श और निर्देशन में अंतर होता है, बट निर्देशन की बात करें या फिर कहा मार्गदर्शन की बात करें, चीजें वही है, ठीक है। किसी को हेल्प देना, किसी को कहा जाए कि एक तरीके से मोटिवेट करना, ठीक है, वो किसके अंतर्गत आता था? निर्देशन के अंतर्गत आता। तो अब निर्देशन के अंतर्गत ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा गलत पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा गलत हो सकता है। अब पहला देखिए दिया हुआ है, निर्देशन किसी व्यक्ति को स्वयं को समायोजित करने में सहायता करना है। सही बात है भाई, निर्देशन जो होता है ये किसी व्यक्ति को स्वयं को समायोजित करने में सहायता करता है, ठीक है। तो जो निर्देशन है ये खुद से भी दिया जा सकता है, खुद को, और दूसरे से भी दिया जाता है मार्ग निर्देशन, ठीक है। तो ये बात आपका सही है। नेक्स्ट की बात करें, निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देना है, ठीक है। तो निर्देशन का मतलब ही होता है कि भाई किसी को आत्म दिशा में कहा जाए कि उसको बढ़ावा देने के लिए दिया ही जाता है, ठीक है। कि अगर कोई होपलेस है, ठीक है, या उसको गाइड करना, वही चीज है ना। तो ये भी आपकी बात सही है। नेक्स्ट की बात करते हैं, निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से स्वयं व्यक्ति की सहायता करना है। अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपने ऊपर देखा कि ये वाला ऑप्शन देखें, तो निर्देशन आत्म दिशा में व्यक्ति को विकास को बढ़ावा देना, ये तो सत्य है। पहला ही ऑप्शन दिया गया था कि निर्देशन किसी व्यक्ति को स्वयं को समायोजित करने में सहायता करना। तो पहला अगर सत्य है तो भाई जाहिर सी बात है ये आपका गलत होगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखा है कि निर्देशन केवल अन्य के प्रयासों के माध्यम से, तो केवल अन्य के प्रयासों से नहीं होता, ये स्वयं से भी होता है, ठीक है ना। स्वयं से भी होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? थर्ड हो जाएगा, ठीक है। थर्ड क्या है? ये आपका गलत है भाई। निर्देशन जो होता है खुद के द्वारा भी दिया जा सकता है और दूसरे के द्वारा भी, ठीक है। तो आपका जो थर्ड होगा वो गलत हो जाएगा। चौथा देखिए, चौथे में क्या दिया है, निर्देशन किसी व्यक्ति को अपना स्थान स्वयं प्राप्त करने में सहायता करता है। तो भाई ये भी सत्य है आपका, ठीक है, ये भी सही है आपका, ठीक है। थर्ड आपका गलत है, यहाँ पे थर्ड वाला ऑप्शन आपका गलत है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक प्रकार का चिंतन जिसमें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है। अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, चिंतन की बात हो रही है। चिंतन के बारे में हमने आपको बताया था भाई, ठीक है, कि एक अभिसारी चिंतन होता है, एक अपसारी चिंतन होता है। इसके बारे में आलोचनात्मक चिंतन के बारे में बताया था, और कुछ बेसिक चिंतन के बारे में भी बताया था भाई, मूर्त अमूर्त करके भी बताया था आपको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अनुभव के साथ संवेदना की व्याख्या की जाती है, वो किस प्रकार का चिंतन कहलाता है? तो वो कहलाता है अवधारणात्मक चिंतन, ठीक है। क्या कहलाता है? अवधारणात्मक चिंतन। इसी को मूर्त चिंतन भी कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है? मूर्त चिंतन भी इसी को ही कहा जाता है, ठीक है। क्लियर है।
और तो मैंने आपको बताया था भाई, परावर्तनक चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, आलोचनात्मक चिंतन के बारे में मैंने सब बता दिया था आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन भावनाओं की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? भावनाओं के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत है यहाँ पे। पहला देखिए, संवेग, संवेग भावनाओं के आधार होते हैं, तो ये बिल्कुल सत्य है, ये चीज एकदम रट लीजिएगा, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन भी पूछ लिया था। ठीक है, जो संवेग होता है ना, वो भावनाओं का आधार होता है। ठीक है, भावनाओं का आधार क्या होता है? वो होता है संवेग। तो आपका ये सत्य है। फिर उसके बाद बात करें, भावनाएं जन्मजात होती हैं, या फिर कहा जाए समय के साथ भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं और वे अपनी स्थिति भी बदल लेती है। तो ये सत्य बात है भाई, समय के साथ क्या होती है, भावनाएं पुरानी पड़ जाती हैं। अब इस चीज को अगर वैसे भी आप प्रैक्टिकली देखो तो कुछ चीजें होती है ना, समय के साथ साथ आप मान लीजिए किसी से आपकी बहुत ज्यादा दुश्मनी है, ठीक है, दुश्मनी के मतलब दोस्ती दुश्मनी होती है, कहीं कभी होता है मनमुटाव हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है और फिर क्या होता है, मिलाप हो जाता है। तो वही चीज है कि भावनाएं क्या होती हैं, भावनाएं पुरानी पड़ जाती है और वे अपनी स्थिति भी बदल लेती है। तो ये भी सत्य बात है। ज्यादातर जानवरों में भावनाएं नहीं होती क्योंकि उनके पास कोई बौद्धिक क्षमता नहीं होती है। तो ये भी सत्य है भाई, कि अगर इसके पास बौद्धिक क्षमता नहीं है तो उसके अंदर भावनाएं भी नहीं होती है। ठीक है ना, और यहाँ पे ज्यादातर लिखा हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि सभी जानवर, ठीक है ना, ज्यादातर की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका सत्य है। अब यहाँ दिया है जन्म, जो भावनाएं होती हैं, ठीक है, जो इमोशन होता है वो जन्मजात होता है। तो क्या इमोशन जन्मजात होता है? बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। इमोशन जो होता है वो जन्मजात नहीं होता है, ठीक है ना, ये बात ध्यान रहे आपको। इमोशन जो है, भावना जो है, जन्मजात नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्यवहार का अध्ययन करने के लिए सबसे पुरानी विधि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सभी क्वेश्चन एकदम से भाई रटते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। प्रयोगात्मक विधि होती है, नैदानात्मक विधि होती है, मनोभौतिकी विधि होती है, या फिर आत्मनिरीक्षण विधि होती है। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? थर्ड। देखिए याद रखिए, सबसे पुरानी विधि जो है व्यवहार का अध्ययन करने की, वो होती है आत्मनिरीक्षण विधि। कौन सी होती है? आत्मनिरीक्षण विधि है, ये सबसे पुरानी विधि आपकी है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर इसके विकास के बारे में बात करें कि आत्मनिरीक्षण जो विधि थी ये किसने विकसित किया था, तो वो थे विलियम वुंट, नाम था उनका। क्या नाम था? विलियम वुंट। ठीक है, क्या नाम था? विलियम वुंट। ठीक है, याद रखिएगा भाई। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है? अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। चलिए एक बार कोशिश करिए भाई। अपराध क्या होता है पहले तो ये समझिए। अपराधी कब किसे कहा जाता है? किसी बच्चे को अपराधी कब कहा जाएगा? विद्यालय संपत्ति को नष्ट करना, भाई अपराधी तो है। विद्यालय संपत्ति को अगर नष्ट करना तो क्या होता है? अपराध कहलाता ही है। ठीक है, छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपराध अपराधी होता है। ठीक है, अब देखिए, किसी बच्चे को अपराधी कब कहा जाता है? अगर हम बात करें जब उसकी सामाजिक प्रवृत्ति, ठीक है ना, जो उसकी सामाजिक प्रवृत्ति है बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है, कि उसके प्रति आधिकारिक कोई कार्यवाही करना पड़ जाए, ठीक है ना, तो वही क्या हो जाता है? अपराध। क्या होता है? अपराध कहलाता है। भाई विद्यालय की संपत्ति को नष्ट करना अपराध कहलाता है। सेकंड, चलिए देखते हैं। धमकी देना या उपहास करना, तो ये भी देखिए, ये भी क्या है? धमकी देना और उपहास करना, ये भी क्या है भाई? आपका अपराध के अंतर्गत आता है। आप किसी का उपहास करिए, मानहानि का ऊपर, मानहानि के आपके ऊपर वो केस हो जाएगा। धमकी देंगे तो भी आपके ऊपर कोई केस हो सकता है। ठीक है, सताना, सताना मतलब किसी को टॉर्चर करना, या फिर कहा जाए किसी को बार बार परेशान करना, तो ये भी क्या है? अपराध के ही अंतर्गत आता है। होता नहीं, कभी कभी किसी को बहुत ज्यादा सता दिया जाए तो सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है ना। अभी हाल फिलहाल का एक केस आपने सुना होगा, जो बेंगलोर का केस था,
अरे जौनपुर में उसका केस चल रहा था, सुहास नाम था शायद उसका, ठीक है ना। उसने क्या किया था, अपनी बीवी से तंग आके सुसाइड कर लिया था, ठीक है। तो वो भी एक तरीके से सताना ही था भाई, किसी को इतना टॉर्चर कर दो, किसी को इतना परेशान कर दो तो क्या होगा, ठीक है। तो वो भी वही था। अब यहाँ पे बात करें शारीरिक रचना में स्थानिक, ठीक है, शारीरिक रचना में स्थानिक, तो ये आपका सही आंसर यही होगा। शारीरिक रचना में स्थानिक का मतलब भाई, अब किसी को अ, अब इस तरीके से समझ सकते हो भाई, शारीरिक रचना में स्थानिक मतलब कोई एक ऐब हो, ठीक है, किसी के अंदर, तो वो तो उसकी पर्सनल चीज है, ठीक है। तो ये आपके अपराध के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है ना। तो ये सभी आपके अपराध के अंतर्गत आता है। और यही नहीं आता है, यही पूछा था आपसे कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा एक अपराधी बालक की विशेषता नहीं है। अपराधी बालक की विशेषता नहीं है तो क्या है, शरीर रचना में अस्थानिक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंडूरा द्वारा प्रदत्त अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत अवलोकनात्मक अधिगम अधिगम हेतु सही तार्किक क्रम है। चलिए भाई, पूछा गया है बंडूरा द्वारा, ठीक है ना। अब बंडूरा के द्वारा एक अधिगम सिद्धांत दिया था उन्होंने, और पूछा है कि इसके अंतर्गत अवलोकनात्मक, इसको आपको कहा जाए क्रम लगाना है, क्रम से इसको लगाना है, तो कौन सा हो सकता है भाई, फोर्थ, संतोष जी ने बताया फोर्थ। और कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई। और किसी का, अच्छा फोर्थ ही यार, खाली संतोष जी ने बताया, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर है भाई, ये करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। जो बंडोरा द्वारा अधिगम का सिद्धांत दिया था, तो आपका ये एकदम बिल्कुल सही है कि जो तार्किक क्रम है, पहले अवधनात्मक, फिर धारणात्मक, फिर उत्पादन, फिर अभिप्रेरणात्मक, ठीक है। तो ये चीज तो आपको ध्यान रहे भाई। तो बंडूरा आई थिंक नहीं पढ़ा था क्या हम लोगों ने, हाँ शायद छूट गया था, ये बंडूरा भी छूटा हुआ था, ठीक है। चलिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं, जैसा भी, अगर टाइम मिल गया तो पूरा कर लेंगे। अगर पोस्टपोन आपका होता है तो जो भी टॉपिक छूटे छाटे हैं उनको हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, अवधारणात्मक, धारणात्मक, उत्पादन और अभिप्रेरणात्मक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यह किसने कहा कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। किसने कहा था, मार्टिन प्रिंस, आल्पोर्ट, वेलेंटाइन या फिर कैटल के द्वारा। देखिए जितने भी ऐसे क्वेश्चन होंगे ना, किसी ने कोई तथ्य कहा, किसी ने कोई बात कही है ना, तो उस चीज को याद रखना है भाई, ठीक है ना। कोई कमिटमेंट कोई करता है, ठीक है, किसी के द्वारा कुछ भी कहा गया हो तो वो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है भाई, ठीक है। याद रखिएगा किसने कहा था, ये वैलेंटीन ने कहा था, व्यक्ति जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, ठीक है। किसने कहा था, वैलेंटीन ने कहा था, ठीक है। किसने कहा, वैलेंटीन। देखिए, आई थिंक आप लोगों ने व्यक्तित्व या फिर कहा जाए कि पर्सनालिटी, पर्सनालिटी वाला टॉपिक भी आपका रह गया था, ठीक है। चलिए सबको हम लोग इसे देखते रहेंगे, क्वेश्चन देखते रहिए, फिर उसके बाद जो भी छूटे हुए क्वेश्चनों को, टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश करेंगे भाई, ठीक है। पूछे जा रहे क्वेश्चन, अब देखा आपने ये टॉपिक बहुत ज्यादा है, मतलब कई टॉपिक है। आपको जो सीडीपी वाला पोर्शन था, इसमें कम से कम मुझे लग रहा है कि कम से कम नहीं तो 30-35 टॉपिक थे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, ठीक है। ठीक है, उन लोग को भी हम लोग कवर कर लेते हैं, ठीक है। याद रखिएगा भाई, व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है, किसने कहा, वैलेंटीन, ठीक है। किसके द्वारा कहा गया था, वैलेंटीन के द्वारा ये कहा गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विकास के संदर्भ में असत्य कथन है? विकास के बारे में तो पढ़ लिया हम लोगों ने, विकास तो पढ़ा हुआ था ना, अब इसमें तो गलत नहीं होना चाहिए था। विकास में परिवर्तन निहित होता है, तो राइट है भाई, सही है कि विकास जो है परिवर्तनीय होता है। विकास जो है सभी बच्चों में परिवर्तनीय होता है, चाहे वो ट्विंस ही क्यों ना हो। ये चीज बताई थी मैंने आपको। यहाँ पे आपको असत्य बताना है। ये अगर सत्य है, विकास पैटर्न अपूर्वानुमेय होते हैं। अपूर्वानुमेय, एक पूर्वानुमेय होता है, क्या होता है? पूर्वानुमेय। पूर्वानुमेय, पूर्वानुमेय का मतलब क्या होता है? इसका अनुमान लगाया जा सकता है। जो विकास होता है किस ओर जा रहा है, इसका अनुमान लगा सकते हैं हम लोग। बट यहाँ पे क्या कह रहा है? अपूर्वानुमेय, मतलब कि जिसका अनुमान ना लगाया जा सके। तो क्या विकास का जो पैटर्न होता है, जो विकास किस दिशा में जा रहा है, इसका हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते हैं क्या? भाई लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। इस वजह से ये आपका गलत हो गया, ये आपका गलत आंसर है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको असत्य बताना था, तो असत्य यही है। अगला ऑप्शन की बात करते हैं। आरंभिक विकास पश्चवर्ती विकास की तुलना में संकटपूर्ण होता है, तो ये भी सत्य है भाई। जो आरंभिक विकास होता है वो पश्चवर्ती विकास की तुलना में काफी ज्यादा संकटपूर्ण होते हैं, ठीक है। विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है, तो ये भी याद रखिएगा भाई, यहाँ से क्वेश्चन भी बन जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ से विकास पूछ लिया जाता है, विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद होता है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं भाई। लड़कियां शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, कब होती हैं? शैशवावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर किशोरावस्था में? क्या होगा राइट आंसर इसका? जी फोर्थ, ठीक है ना। किशोरावस्था में, किशोरावस्था में जो होता है, लड़कियां जो होती है शारीरिक रूप से लड़कों से श्रेष्ठ होती हैं, ठीक है ना। जो बदलाव आता है वो किशोरावस्था में आता है, लड़की और लड़कों में, ठीक है ना। वैसे तो कहा जाएगी जो प्रारंभिक बदलाव आता है वो 4 साल की उम्र में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। बट यहाँ पे क्या बात हो रही है? श्रेष्ठ होता मतलब किस एक उम्र आता है जिसमें जो लड़की होती है वो लड़कों से क्या हो जाती है? श्रेष्ठ होती है, ठीक है, शारीरिक रूप से। तो वो किशोरावस्था होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों के अध्ययन क्षेत्र की है? एक विषय वस्तु समग्रवादी मनोवैज्ञानिकों की अध्ययन क्षेत्र की है, मतलब जो मनोवैज्ञानिक होते हैं, एक विषय वस्तु है, एक कहा जाए कि मनोवैज्ञानिकों का किसके ऊपर वो लोग ज्यादा अध्ययन करते हैं, उनका क्षेत्र क्या है, ठीक है। तो देखिएगा भाई, ऑप्शन: संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं, चेतना, संपूर्ण रूप से मानसिक एवं व्यवहारिक प्रक्रियाएं, या फिर अस्तित्व के तरीके और समस्याएं। अगर मनोवैज्ञानिक की बात करें हम लोग, मनोवैज्ञानिक जो होते हैं आखिर उनका काम ही क्या होता है? जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम क्या होता है भाई? अगर आप सही तरीके से पूछे दोबारा, ठीक है, क्या हो जाएगा? थर्ड, संपूर्ण रूप से मानसिक और व्यवहारिक प्रक्रियाएं, यही तो काम होगा कि भाई वो दूसरे के, उनका जो मेंटलिटी उनको वो पढ़ लेते हैं, उनके व्यवहार से, उनकी प्रतिक्रियाओं को, उनकी प्रक्रियाओं को वो भाप लेते हैं कि किस तरीके से ये व्यक्ति है, ठीक है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। लड़कियों के पितृ प्रेम भाव को फ्रायड ने किससे संबोधित किया? चलिए बताइए भाई। एक ओडिपस भावना, एक इलेक्ट्रा का, और एक स्वप्रेम निर्भरता की भावना, क्या होगा? सेकंड, जी बहुत बड़ा, ठीक है ना। जो लड़कियां होती है पितृ प्रेम भाव, मतलब कहा जाए
माता से ज्यादा पिता को प्रेम करती हैं। ठीक है, जो लड़कियां होती हैं माता से ज्यादा पिता को प्रेम करती हैं। तो फ्रायड ने इससे किससे संबोधित किया था, उसे कहा था इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। ठीक है ना, क्या बोला था, इलेक्ट्रा भावना ग्रंथि। उसी तरीके से ओडिपस भावना ग्रंथि थी। इसमें क्या होता है, जो लड़के होते हैं, ये लड़के जो होते हैं पिता से ज्यादा माता को प्यार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, ओडिपस भावना ग्रंथि। स्वप्रेम भावना क्या होता है, इसमें जो लड़के लड़के होते हैं वो खुद से ही ज्यादा लगाव रहता है, खुद से ही ज्यादा प्रेम करते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं स्वप्रेम भावना। जी, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। कभी कभी प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चे अपने माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं तथा इसका ठीक उल्टा होता है। यह वंशानुक्रम का कौन सा नियम कहलाता है? क्वेश्चन को समझ रहे हैं आप लोग? वह जो प्रतिभाशाली व्यक्ति होते हैं, ये प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं, अब प्रतिभाशाली जो माता पिता होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, या फिर कहा जाए जो अब प्रतिभाशाली का भाई आप लोग जानते ही हो प्रतिभाशाली कौन होते हैं। ठीक है ना, जिनका IQ 140 प्लस हो। ठीक है, वो हर एक चीज में माहिर होते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि माता पिता की तुलना में कम बुद्धि के साथ जन्म लेते हैं, या फिर कह सकते हैं उसके ठीक उल्टा हो रहा हो। उल्टा का मतलब ये हुआ कि माता पिता प्रतिभाशाली है, बच्चा जो है वो मंद बुद्धि है। ठीक है ना, या फिर बुद्धिहीन है। तो ये कौन सा नियम कहलाता है? ठीक है, तो याद रखिएगा, उसी को बोलते हैं प्रत्यागमन नियम। ठीक है ना, क्या बोलते हैं, प्रत्यागमन नियम कहा जाता है उसे। क्या बोलते हैं, प्रत्यागमन नियम, या फिर उसे ही लॉ ऑफ रेगुलेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ रेगुलेशन या फिर प्रत्यागमन का नियम कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्मुखी प्रकार वाले व्यक्तित्व की विशेषता होती है? जो अंतर्मुखी लोग होते हैं, जो अंतर्मुखी बच्चे होते हैं, उनकी विशेषता क्या है, उनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या है? कि वो यथार्थवादी और व्यवहारिक होते हैं, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं, तथ्यों के साथ सिद्धांत का समर्थन करते हैं, या फिर अपने विचार को आग्रह और दृढ़ता से विचार करते हैं। संतोष जी ने बताया सेकंड, बहुत बढ़िया। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, राइट आंसर क्या होगा इसका, राइट आंसर इसका हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना, जो अंतर्मुखी होते हैं ना वो बच्चे क्या होते हैं, वो एकदम अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहते हैं। उनका एक कहा जाए कि उसी में अपने में ही खो जाते हैं, उनको जो करना है उसी में वो एकदम से मगन रहते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है ना, वो अंदर से अपने में ही लीन रहते हैं। ठीक है, अपने में ही एकदम मगन, किसी से कुछ लेना देना नहीं है, वो खुद का ही फैसला लेते हैं, खुद से ही अपना काम करते हैं। लोग कहते रहेंगे वो सुनता रहेगा, बट करेगा अपने मन का ही। ठीक है, वो क्या है, अपनी बौद्धिक खोज में लीन रहता है, उन्हें क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी। ठीक है, क्या बोलते हैं, अंतर्मुखी। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता प्रतिभाशाली बच्चों की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है? प्रतिभाशाली व्यक्ति, अब प्रतिभाशाली जो होता है उनकी जो विशेषताएं होती है, इनमें से कौन सा नहीं है? पहला है तेजी से और आसानी से सीखते हैं, सही है। कठिन मानसिक कार्य को प्रदर्शित करते हैं, ये भी सत्य है। बहुत प्रकार की जानकारियां रखते हैं, जिनके बारे में ज्यादातर बच्चे जागरूक नहीं होते, तो ये भी सही है भाई। वो यूनिक ही इसीलिए होते हैं कि वो सबसे अलग, जो किसी को नहीं पता वो उनको पता रहता। जो कुछ उन्होंने सुना या पढ़ा उसे बरकरार रखने के लिए उन्हें बहुत अभ्यास की आवश्यकता होती है। भाई अगर प्रतिभाशाली बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, बहुत तेजी से सीखते हैं, आसानी से सीखते हैं, तो भाई ये तो गलत हो गया उनके लिए। कि जो कुछ सुना या पढ़ा उसे बरकरार रखने के लिए बहुत अभ्यास थोड़ी ना करना पड़ता है, एक बार पढ़ते हैं, ठीक है, दिमाग में उनके छप जाता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा, ये गलत है बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वयः संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या होता है? वयः संधि, या फिर इसे ही कहा जाता है प्यूबर्टी एज,
क्या बोलते हैं इसी को? प्यूबर्टी एज भी कहा जाता है इसे। क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी एज। तो प्यूबर्टी एज किसे कहा जाता है भाई? वो है आपका 11 से 16 वर्ष। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है काफी बार, तो ध्यान रहे कि वया संधि अवस्था का आयु विस्तार क्या है, तो वो 11 से 16 वर्ष। ठीक है, क्या होता है? 11 से 16 वर्ष होता है ये। ठीक है। 11 से 16 वर्ष। अब 11 से 16 वर्ष की बात करें कि ये एज क्या कहलाती है, ठीक है ना? वैसे तो अगर बात करें हम लोग 11 से 18 जो होता है, क्या 11 से 18 या 19 जो होता है, वो किशोरावस्था कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है? किशोरावस्था। तो ये चीज याद रखिएगा, जो वया संधि होती है, जो वया संधि एज होता है, यहाँ पे तो आपको उम्र दे दिया है, तो कभी कभी ऐसा देता है कि जो इसका वया संधि की अवस्था होती है वो बाल्यावस्था से लेके, जो बाल्यावस्था होती है और किशोरावस्था, इसके बीच की, ठीक है ना, बाल्यावस्था से किशोरावस्था के बीच में जो होता है, वही क्या है आपका? वया संधि, प्यूबर्टी एज कहा जाता है। क्या है? प्यूबर्टी एज इसे ही कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? ठीक है, ये बुद्धि परीक्षण का बारे में पूछ रहा है कि बुद्धि परीक्षण, ठीक है, बुद्धि परीक्षण को भी हम लोगों ने आई थिंक रोका था कि बाद में पढ़ेंगे, बट पढ़ नहीं पाया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। बुद्धि परीक्षण के कुछ नियम है, ठीक है ना, 2-3 नियम है, बट 2-3 नियम ही काफी है। वो किसी में 10 है, किसी में 12 है, किसी में 14, इस तरीके से है। तो कुछ इंपॉर्टेंट होंगे, उनको हम लोग याद कर लेंगे। चलिए, अब यहाँ पे पूछा गया भाई कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है? ठीक है, जो बुद्धि परीक्षण है, इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? ठीक है। बात करें आर्मी अल्फा परीक्षण, को का ब्लॉक डिजाइन परीक्षण, घन निर्माण रचना परीक्षण, या फिर पास अलोंग परीक्षण। तो याद रखिएगा भाई, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है, ठीक है ना, आर्मी अल्फा परीक्षण ये क्या है? बुद्धि के निष्पादन परीक्षण का प्रकार नहीं है। इस चीज को ध्यान रहे, ठीक है ना। चलिए, जीन प्याजे के अनुसार बच्चा किस आयु वर्ग में अमूर्त तर्क विकसित करता है? अमूर्त तर्क की बात करते हैं भाई, कि अमूर्त तर्क कब विकसित करता है बच्चा? 6 से 18 साल, 18 से 10, या फिर बात करें 7 से 9, या फिर 11 से 14। क्या होगा भाई? जीन प्याजे की बात करते हैं तो इन्होंने दिया था ना, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी इन्होंने दी थी। ठीक है ना, तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था भाई। तो क्या होगा? मूर्त अमूर्त के बारे में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। या फिर बात करें संवेदीय पेशी अवस्था भी पढ़ी थी हम लोग, पूर्व संक्रियात्मक व्यवस्था भी पढ़ी थी, डी। भाई अमूर्त स्तर की बात हो रही है, अब समझ सकते हो भाई, मूर्त के बाद अमूर्त आता है। अगर एक तरीके से देखा जाए कि भाई, जो पहले तो आपको यही समझना होगा कि जो अमूर्त जो कहा जाए कि एक अमूर्त अवस्था जो होती है, ठीक है ना, मूर्त अवस्था और अमूर्त अवस्था, तो ये अवस्था होती कब है? कौन सा जड़ होता है ये? हम्म, भाई वो 11 से 14 वर्ष होता है, ध्यान रखिए, आप लोग भूल जाते हो। पढ़ा हुआ सही आप लोग रिवीजन नहीं कर रहे भाई, आपके पास पीडीएफ भी पड़ी हुई है, अभी आप लोग कहीं ना कहीं रिवीजन नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज का ध्यान रखिए। अगर रिवीजन नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो 11 से 14 वर्ष में क्या होता है भाई, कि जो बच्चे होते हैं वो अमूर्त चिंतन करने लगते हैं, या फिर कहा जाए कि अमूर्त तर्क करने लगते हैं, ठीक है।
यह किसने कहा था कि एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है? यह किसने कहा था भाई? टर्मन ने, डियरबॉर्न ने, बकिंघम ने, या फिर कॉल्विन ने? किसने दिया था? टर्मन ने कहा था भाई। टर्मन ने क्या कहा था? एक व्यक्ति उसी अनुपात में बुद्धिमान होता है जितना वह अमूर्त रूप से चिंतन की क्षमता रखता है। ठीक है, किसने कहा था? टर्मन ने कहा था। ठीक है, किसने? टर्मन ने कहा ये चीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बच्चों के भीतर छुपे सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है सांवेगिक विरेचन। क्या बोला जाता है? सांवेगिक विरेचन कहा जाता है उसे। ठीक है, या फिर इसे ही इमोशनल कैथारेसिस बोला जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं? इमोशनल कैथारेसिस। ठीक है, इमोशनल कैथारेसिस या फिर सांवेगिक विरेचन। ठीक है ना? बच्चों के भीतर छुपे हुए सांवेगिक घुटन एवं शक्तियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, सांवेगिक विरेचन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति को संतुष्ट करने के लिए उपयुक्त नहीं है? भाई जिज्ञासा की बात हो रही है, क्यूरियोसिटी की बात हो रही है। अब जिज्ञासा की जब भी बात आएगी तो दिमाग में तो ये रहता है कि भाई कोई बच्चा जिज्ञासा किस तरीके से मतलब किसी बच्चे के अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो उसको कैसे आप डिफाइन करोगे भाई? कि कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, विद्यालयों के प्रश्नों के उत्तर देना, समस्या समाधान, कक्षा में विचार विमर्श करना। अब जिज्ञासा का मतलब क्या होता है भाई? अगर आपके अंदर जिज्ञासा है तो विद्यार्थियों को प्रश्नों का उत्तर देना, मतलब कहा जाए कि कोई किसी से डिस्कस कर रहा है तो आपके अंदर ये रहती है ना कि हाँ हम इसका उत्तर दे लें। ठीक है ना? तो ये जिज्ञासा के अंतर्गत आता है। समस्या समाधान, किसी को कोई समस्या है, ठीक है ना, या फिर क्लास में किसी क्वेश्चन पे समस्या है तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ी रहती है, भाई हम इसको सॉल्व कर ले कितनी जल्दी। ठीक है ना? फिर उसी तरीके से कक्षा में विचार विमर्श, कक्षा में विचार विमर्श करने का भी आपके अंदर वो रहता है कि जिस तरीके से लोग कर रहे हैं तो हमारे अंदर भी ये जिज्ञासा क्यूरियोसिटी है। ठीक है ना? अगर हम बात करें कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, तो ये चीज गलत है। ठीक है ना? कक्षा अथवा विद्यालय में गौरवपूर्ण स्थिति प्रदान करना, ये चीज गलत है, ये जिज्ञासा के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है ना? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, रोरसा स्याही धब्बा परीक्षा में कितने कार्ड निर्धारित है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षा, अब अगर जी सही परीक्षा है। की बात हो रही है, अगर इसकी बात हो रही तो आपको ध्यान रहे कि जो ये रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण होता है, ये व्यक्तित्व की परीक्षण करता है। ठीक है ना? पर्सनालिटी की जो आप है उसको परीक्षण करने का एक तरीका होता है जिसे बोला जाता है रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण। अब पूछ रहे हैं इसमें कितने कार्ड होते हैं? इसमें 10 कार्ड होते हैं। कितने होते हैं? 10 कार्ड होते हैं। ठीक है, 10 कार्ड होते हैं और एक तरीके से धब्बा युक्त रहता है। ठीक है, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं तो उसी से निर्धारण करते हैं कि आपका व्यक्तित्व कैसा है। ठीक है ना? तो वही क्या है? रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण, उसी को कहा गया था। ठीक है ना? कितने कार्ड होते हैं? 10 कार्ड होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। चलिए, शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? आई थिंक इसका सभी का सही राइट आंसर होगा। शैक्षिक मनोविज्ञान के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वो है आपके E.L. थॉर्नडाइक। ठीक है ना? कौन है? E.L. थॉर्नडाइक है जी। बहुत बढ़िया, तो ये अंदर आया क्या? E.L. थॉर्नडाइक है। ठीक है, E.L. थॉर्नडाइक। चलिए बताइए आप लोग, E.L. थॉर्नडाइक, चलिए अब तो वहां पे लिखा ही है, कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था? सोशियोमेट्रिक तकनीक, ठीक है ना? क्या नाम है? सोशियोमेट्रिक तकनीक। अब सोशियोमेट्रिक तकनीक का आविष्कार किसने किया था भाई?
सी सही है सर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? J.L. मोरेनो। क्या नाम है? J.L. मैरोनो, या फिर इन्हीं का नाम पूरा नाम कहा जाए जैकब लेवी मैरोनो नाम था। ठीक है ना, जैकब लेवी मैरोनो, जैकब लेवी मैरोनो, खाली J.L. मैरोनो याद रखिएगा। ठीक है ना। सोशियोमेट्रिक तकनीक, ये सोशियोमेट्रिक तकनीक क्या होता है भाई? ये सामाजिक संरचना और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंध को स्थापित करना। ठीक है ना। चलिए, आई थिंक इसको पढ़ा नहीं होगा आप लोगों ने। ठीक है, इतना याद रखिए, उसके बाद इसके बाद चर्चा कर लेंगे हम लोग इस पे भी। ठीक है ना। बहुत जरूरी नहीं था, बट पूछ लिया गया था, इतना ही याद रखिए तो बहुत है। ठीक है। इस सोशियोमेट्रिक तकनीक किसने विकसित किया था? तो ये किया था J.L. मैरोनो के द्वारा। चलिए, एरिक्सन के अनुसार व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की चौथी अवस्था कौन सी है? अब एरिक्सन ने भाई अवस्थाएं दी थी, कई अवस्थाएं दी। कितनी अवस्थाएं दी थी, किसी को पता है? एरिक्सन के द्वारा व्यक्ति के मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं दी गई थी? अब उसमें से ही ये पूछ रहा चौथी अवस्था। मैंने कई बार आपको बताया था चौथी अवस्था के बारे में, फोकस भी किया था कि चौथी अवस्था पूछा जाता है। थर्ड, आज संतोष जी ने बताया थर्ड। जी बहुत बढ़िया। परिश्रम, प्रियता बनाम हीनता। परिश्रम प्रियता बनाम हीनता। ठीक है ना। तो ये एरिक्सन ने कहा जाए कि एरिक्सन की चौथी अवस्था थी। ठीक है ना। जो मनोसामाजिक विकास की इन्होंने अवस्था दी थी, कितनी अवस्थाएं दी थी? 8 अवस्थाएं दी थी। ठीक है। 8 अवस्थाओं में ये चौथी अवस्था है। ठीक है ना। 8 अवस्थाओं में ये चौथी अवस्था है। ये चीज ध्यान रहे आपको भाई। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रॉस के अनुसार विकास की कौन सी अवस्था का को मिथ्या परिपक्वता अवस्था कहा जाता है? क्या कहा जाता है? मिथ्या परिपक्वता अवस्था। सी। ही नहीं हो भाई, याद रखिएगा। मिथ्या परिपक्वता कहा जाता है बाल्यावस्था को। किसको कहा जाता है? बाल्यावस्था को कहा जाता है मिथ्या परिपक्वता। ठीक है ना। किसको बोलते हैं? बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता के रूप में जाना जाता है। ठीक है ना। और इसी को ही क्या कहा गया था? बाल्यावस्था। याद रखिएगा, इतना याद रखिएगा। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों तथा क्रियाओं को किसी ऐसे दूसरे व्यक्ति के अनुरूप बनाना शुरू कर देता है जिसका वह अनुसरण करना चाहता है, तो इस प्रकार की क्रिया कौन से प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? रक्षा युक्ति कौन सी रक्षा युक्ति है? तदात्मीकरण, प्रक्षेपण, औचित्य स्थापना, या फिर विस्थापन। तो याद रखिएगा, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है तदात्मीकरण। क्या कहा जाता है? तदात्मीकरण कहा जाता है उसे। ठीक है। या फिर इसी को कहा जाता है आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है इसी को। इसी को तदात्मीकरण कहा जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल्यावस्था का सामान्य भाषण विकार नहीं है? भाषण विकार, विकार का मतलब कमी। ठीक है ना। या फिर प्रॉब्लम, समस्या। सही है। क्या हुआ? सी। हम्म। अस्पष्ट। ऊर्जा की, ऊर्जा की कमी, तुतलाना, अस्पष्ट उच्चारण, हकलाना। देखिए बोल क्या रहा है, बस इतना समझिए। भाषण विकार, भाषण विकार का मतलब क्या होता है? भाषण मतलब, अब भाषण देने का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो, अब बोलने में दिक्कत आई, वही विकार है। बोलने में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो समस्या आ रही है, वही क्या है? विकार है। तो भाई ये विकार कैसा हो सकता है? अब पूछे कि विकार नहीं है। ठीक है। अब 3 हमें विकार दिखेगा, एक विकार नहीं है। तो भाई अगर हम बात करें हकलाने की, संतोष जी ने बताया फर्स्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं भाई, अगर तुतलाने की बात करें तो भाई समस्या है। अस्पष्ट उच्चारण, किसी चीज को सही से ना बोल पाना, तो भी क्या है? भाषण का विकार है। हकलाना, ये भी है। बट ऊर्जा की कमी, ऊर्जा की कमी जो होती है वो भाषण विकार नहीं कहलाता है। ठीक है ना। अब ऊर्जा की कमी से भाई बहुत सारे विकार होते हैं। भाषण विकार
जो मेनली भाषण विकार की बात हो तो क्या ऊर्जा की कमी की वजह से आदमी बच्चा नहीं बोल पाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है भाई। तुतलाना की बात करते हैं तो सही है, ठीक है ना। अस्पष्ट उच्चारण भी सही है और हकलाना भी सही है। फर्स्ट हमारा गलत है। एक मिनट करेंगे आपको। सर वॉइस नहीं आ रहा है। अभी वॉइस आ रही है? वॉइस आ रही है ना सभी को? अब आ रही है सर। चलिए ठीक है। हमने क्या कहा था भाई, मुख्य नियम कितने थे? 3 थे। और गौड़ नियम कितने थे? 5 थे, ठीक है ना। तो 3 नियम में कहा जाए कि अभ्यास का नियम था, प्रभाव का नियम भी था, तत्परता का नियम भी था, बट सामान्यीकरण का नियम नहीं है। ये आपका गौड़ नियम में आ जाता है, ठीक है ना। किसमें आता है? गौड़ नियम में आता है। फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संवेगात्मक बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने पेश किया? अब संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं भाई कि संवेदात्मक बुद्धि जो है ये किसके द्वारा दी गई थी? सबसे पहले किसने दिया था संवेगात्मक बुद्धि को भाई? फ्राइडिक किर्की सही है। हम्म पहला पहला सही है। या फिर हेनरी पीटर, जॉन क्रॉनबैक या मेयर सोलोबी? ए याद रखिए भाई, अगर संवेगात्मक बुद्धि की बात करते हैं कि शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो वो दिया था मेयर और सालोवी के द्वारा भाई। क्वेश्चन ये भी हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। मेयर और सालोवी, क्या नाम है? मेयर और सालोवी, इन्होंने संवेगात्मक बुद्धि को सबसे पहले पेश किया था, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? फोर्थ होगा इसका राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण विकलांग बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करने और उसकी सीखने की कमी के मूल कारण का पता लगाने का आधारित है? क्या कह रहा कि भाई कौन सा दृष्टिकोण जो विकलांग बच्चे के व्यवहार का विश्लेषण करने और उसकी सीखने की कमी के मूल कारण का पता लगाने पर आधारित है? मनोविश्लेषणात्मक, व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, व्यक्तिगत निर्देशात्मक दृष्टिकोण या फिर बहुसंवेदी दृष्टिकोण? अब भाई यहाँ बात हो रही है कि व्यवहार का विश्लेषण करने और सीखने की कमी। अब कहीं ना कहीं भाई थोड़ा सा आप लोग पकड़ सकते हो व्यवहार का विश्लेषण। अब व्यवहार का विश्लेषण कहा जाए तो भाई यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण, ठीक है ना। क्या होगा? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण। क्या राइट आंसर हो जाएगा? व्यवहारात्मक दृष्टिकोण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिहेवियर अप्रोच जो होता है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अव्यक्त अधिगम की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? अव्यक्त अधिगम, ठीक है ना। अब अव्यक्त अधिगम की बात हो रही है भाई। बताइए क्या हो सकता है राइट आंसर? अगर हम लोग अव्यक्त अधिगम की बात करते हैं तो इसको कहते हैं क्या? लेटेंट लर्निंग। क्या बोलते हैं? लेटेंट लर्निंग। या फिर अव्यक्त अधिगम जो होता है आपका
यह घटना आमतौर पर कहा जाए जो पुरस्कार और प्रेरणा से जुड़ी होती है। ये चीज भी ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी कि जो अव्यक्त अधिगम है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका प्रेरणा, ठीक है ना, प्रेरणा और कहा जाए पुरस्कार, ठीक है ना, प्रेरणा और पुरस्कार से संबंधित है आपका अव्यक्त अधिगम। इसी को लैटेंट लर्निंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके द्वारा दिया गया था सर्वप्रथम, ये अवधारणा दी गई थी एडवर्ड चेस टॉलमैन, क्या नाम था, एडवर्ड चेस टॉलमैन के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रकार्यवाद के प्रमुख प्रतिपादक कौन थे, प्रकार्यवाद या फिर कहा जाए क्या होगा राइट आंसर का, प्रकार्यवाद का, जेबी वॉटसन, विलियम क्या होगा, जेम्स। विलियम जेम्स, ठीक है, क्या हो जाएगा, विलियम जेम्स, ठीक है ना, किसने दिया था भाई, विलियम जेम्स। या फिर कहा जाए प्रकार्यवाद के प्रथम प्रतिपादक कौन थे, वो है विलियम जेम्स, ठीक है ना, कौन है, विलियम जेम्स हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक का उदाहरण है, जन्मजात प्रेरक का उदाहरण, अब बताइए भाई क्या हो सकता है इसका, जन्मजात प्रेरक। दूसरा सही है, दूसरा। क्या हो जाएगा, भूख हो जाएगा, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, भूख। जो भूख होती है भाई जन्मजात ही होता है, बच्चे को नहीं मिलेगा तभी रोना शुरू कर देता है वो, ठीक है। पुरस्कार के बारे में क्या पता होता है, दंड क्या होता है पता है, प्रोत्साहन राशि क्या पता नहीं होता, ठीक है ना। बट अगर बात करें भूख की, ठीक है ना, भूख जो होता है ये क्या है, जन्मजात प्रेरक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकास की किस अवस्था में बच्चे के शरीर में होने वाले यौन परिवर्तन प्रकट होने लगते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में, उत्तर किशोरावस्था में, वयस्कता में, या फिर वयः संधि, या फिर कहा जाए प्यूबर्टी एज, यौन परिवर्तन, ठीक है। ठीक है, अगर यौन परिवर्तन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, तो याद रखिएगा भाई ये क्या है, इसके पहले भी हमने इस बारे में चर्चा नहीं किया शायद, बट इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो यौन परिवर्तन होता है वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी एज में, ठीक है ना, जो 11 से 14 वर्ष होता है, 11 से 14 वर्ष। और इसी के बारे में बताया था ना, एक क्वेश्चन और भी इसी के बारे में पढ़ा था हम लोगों ने कि 10 साल से जो 14 साल होता है, 10 से 14 साल जो होता है, इसमें जो जो उम्र होता है ना, वो एज जो होती है कहा जाए कि लड़कियों की एज जो होती है लड़कों की एज से ज्यादा दिखने लगता है, ठीक है ना, उसी में क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी एज होती है, प्यूबर्टी एज। यौन परिवर्तन किसमें होता है, प्यूबर्टी एज में होता है, ठीक है ना, किसमें होता है, प्यूबर्टी एज में। चलिए शास्त्रीय अनुबंधन का दूसरा नियम, जो शास्त्रीय अनुबंधन होता है या फिर कहा जाए शास्त्रीय अनुबंधन को और क्या कहा जाता है, शास्त्रीय अनुबंधन को और क्या कहा जाता है, टाइप एस अनुबंधन, टाइप आर अनुबंधन, टाइप एस आर अनुबंधन, या फिर टाइप यू अनुबंधन। हाँ सर, क्या हो जाएगा भाई, शास्त्रीय अनुबंधन की बात करें तो जो पावलाव थे, पावलाव, ठीक है ना, पावलाव ने दिया था ये सिद्धांत ना, जो शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत था वो किसने दिया था, पावलाव के द्वारा दिया गया था। और पावलाव ने किस पे ज्यादा महत्व दिया था, एस पे दिया था कि आर पे दिया था, या एस आर पे, दोनों पे दिया था, तो पावलाव थे। हम्म तो दूसरा सही है। भाई दूसरा कैसे सही होगा, आर। भाई याद रखिए इस चीज को, पावलाव ने किसको दिया था, एस पे दिया था, टाइप एस अनुबंधन कहा जाता है उसे, जिसे उद्दीपक कहा जाता है, ठीक है ना। पावलाव जो था भाई याद होगा सभी को, किस पे किसने एक्सपेरिमेंट किया था, कुत्ते पे किया था कि नहीं किया था, ये कुत्ता घंटी था, बजा था भाजी। हाँ कुत्ते पे किया था ना इसने। तो भाई जो ये एस अनुबंधन है, जो टाइप एस अनुबंधन है, इसी पे मतलब कहा जाए कि इसी पे इनका फोकस था, किस पे, एस पे, ठीक है ना।
या फिर इसे ही एस टाइप अनुबंधन कहा जाता है। ये चीज ध्यान रहे भाई। चलिए कोई बताएगा एस का मतलब यहाँ क्या दिया था भाई? एस का मतलब क्या होगा यहाँ पे? एक तो आपका रिसोर्स, आर रिसोर्स होता है, आर आपका रिसोर्स होता है, ठीक है ना। आर का मतलब रिसोर्स था। क्या था? आर का मतलब यहाँ रिसोर्स था। बट अगर एस की बात की जाए तो एस यहाँ पे क्या था? नहीं पता भाई, किसी को भूल जाते हो आप लोग। इसे क्या बोला था? स्टिमुलस। इसे ही तो स्टिमुलस कहा गया था। इसे ही तो उद्दीपक कहा गया था। आर मतलब रिसोर्स था, एस मतलब स्टिमुलस था, ठीक है ना। तो स्टिमुलस पे इन्होंने फोकस किया था, उद्दीपक पे, ठीक है ना, उद्दीपक या फिर स्टिमुलस पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उद्योग बनाम हीन भावना, फिर आ गया भाई। चरण के लिए एरिक्सन द्वारा दिया गया आयु वर्ग क्या है? अब देखिए ये क्वेश्चन तो पूछ रहा है, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है ये, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन है कि भाई उद्योग बनाम हीन भावना, आपको सभी एरिक्सन ने भाई दिया था। ये चौथा अवस्था था इनका, एरिक्सन की चौथा अवस्था था। अब यहाँ पूछ रहा एज लिमिट क्या थी, एज का जो क्राइटेरिया था वो क्या था? 6 से 11 वर्ष था, 12 से 20, 3 से 6, 18 महीने से 3 वर्ष। क्या होगा भाई? 6 से 11 वर्ष, याद रखिए। उद्योग बनाम हीन भावना, ठीक है ना। 6 से 11 क्या हो जाएगा? 6 से 11 हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना भाई। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे इसने दिया उद्योग बनाम हीन भावना, और इसके पहले क्या दिया था? प्रश्नम परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है ना। क्या दिया था? परिश्रम बनाम हीनता, ठीक है ना। परिश्रम बनाम हीनता, ये भी आपकी वही चीज है, चौथी अवस्था ही थी, एरिक्सन के द्वारा दी गई चौथी अवस्था। और जो एज क्राइटेरिया था 6 से 11 वर्ष, ठीक है ना, 6 से 11 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सही सिद्धांत नहीं है? विकास का सही सिद्धांत इसमें से कौन सा नहीं है भाई? निरंतरता का सिद्धांत बिल्कुल सही है, ठीक है। वैक्तिक भिन्नता का सिद्धांत ये भी सही है। स्वरूप की एक रूपता का सिद्धांत, या फिर कहा जाए विशिष्ट से समान प्रतिक्रियाओं की ओर बढ़ने का सिद्धांत। डी। डी, डी नहीं। ठीक है ना। अगर बात करें कि जो सही क्रम होता है वो क्या होता है? समान समान प्रक्रिया से विशिष्ट की ओर होता विशिष्ट। है ना, सामान्य से विशिष्ट। मगर यहाँ क्या दिया है? विशिष्ट से सामान्य दिया है। क्या दिया है? विशिष्ट से समान। होना क्या चाहिए था? सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? सामान्य से विशिष्ट होना चाहिए था, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान में किस विद्यालय के विचार को ब्लैक बॉक्स सिद्धांत भी कहा जाता है? ब्लैक बॉक्स कैसे कहा जाता है भाई? व्यवहारवाद को, संरचनावाद को, प्रकार्यवाद को, या फिर गेस्टाल्ट वाद कहा जाता है। हम्म, याद रखिए भाई, ब्लैक बॉक्स सिद्धांत जो है ये किससे संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है, ठीक है ना। किससे संबंधित है? व्यवहारवाद। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है? अच्छे मानसिक स्वास्थ्य, ठीक है ना, जो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य होता है इसकी विशेषता कौन सी इसमें से नहीं है? फर्स्ट की बात करें अगर हम लोग, समायोजित करने की क्षमता। समायोजित करने की क्षमता मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना, किसी चीज को ग्रहण करना। तो भाई ग्रहण करने की क्षमता तो अच्छी होती है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा मानसिक स्वास्थ्य नहीं होना चाहिए। संवेगात्मक, तो ये भी सत्य है। आत्मविश्वास भी बहुत जरूरी है। असहिष्णुता, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। असहिष्णुता ये आपका गलत हो जाएगा।
ठीक है ना, जिसे बोलते हैं इंटॉलरेंस। क्या बोलते हैं? इंटॉलरेंस। ठीक है ना, तो ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है। ठीक है ना, तो इंटॉलरेंस है जो असहिष्णुता है, ये अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रहे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कैटल के संस्कृति मुक्त बुद्धि परीक्षण में स्केल 1 किसके लिए तैयार किया गया था? परीक्षण में स्केल किसके लिए तैयार किया गया था भाई? स्केल 1 8 से 12 वर्ष तक के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति, या फिर 4 से 6, या फिर 12 से 15, या फिर 2 से 4। ठीक है, देखिए ये भी बुद्धि परीक्षण का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको तो आपको याद करना पड़ेगा, ये चीज तो आपको याद करना पड़ेगा। कुछ बुद्धि परीक्षण उनको दिमाग से याद रखना, लाइक कैटल हुआ, ठीक है, अल्फा परीक्षण हुआ। ठीक है, कुछ ऐसे परीक्षण है जिनको ध्यान में रखना ही है। ठीक है, अब यहाँ पूछा गया कैटल के सांस्कृतिक बुद्धि परीक्षण में स्केल फर्स्ट किसके लिए तैयार किया गया था? तो याद रहे वो 4 से 8 वर्ष तक के मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, 4 से 8 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सृजनात्मकता की प्रक्रिया के संबंध में सही तार्किक क्रम है? सृजनात्मकता, ठीक है ना, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी। ठीक है ना, तो इसका जो इस प्रक्रिया का जो सही क्रम है वो क्या होगा? पहला अंतर्दृष्टि, तैयारी, उद्भवन, या फिर सत्यापन, या फिर पहले तैयारी फिर अंतर्दृष्टि फिर उद्भवन सत्यापन, या फिर तैयारी उद्भवन अंतर्दृष्टि सत्यापन, या फिर तैयारी अंतर्दृष्टि सत्यापन, या फिर उद्भवन। अगर इस क्वेश्चन का राइट आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, पहले सबसे क्या होगा? तैयारी होगा, ठीक है, फिर होगा उद्भवन, फिर अंतर्दृष्टि, फिर सत्यापन। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, पहले तो अगर पूछा जाए भाई ये क्रिया प्रसूत जो अनुबंधन नियम दिया था ये किसके द्वारा दिया गया था? ऑपरेंट कंडीशनल कंडीशनिंग जो थियरी थी वो किसके द्वारा दी गई थी? ये चीज ध्यान रहे, बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो किसने दिया था भाई? क्रिया प्रसूत का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का नियम दिया था किसने दिया? तो याद रखिए भाई कौन था, किसी का आंसर नहीं आ रहा इधर। वो थे भाई आपके स्किनर। कौन थे? स्किनर थे। ठीक है ना, BF स्किनर इनका नाम था। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया भाई कि कौन सा क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है? अंतर्दृष्टि नहीं है, पुनर्बनल, सहज पुनः प्राप्ति, या फिर विलुप्तीकरण। ठीक है, तो याद रखिए क्या होगा भाई इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट। क्या हो जाएगा? फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्दृष्टि। ठीक है, अंतर्दृष्टि जो है ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित नहीं है। ठीक है ना, चलिए सीखने की विभिन्न समस्याओं से पीड़ित बच्चों के लिए सबसे पहले किसने अधिगम अक्षमता शब्द की शुरुआत की? सबसे पहले अधिगम अक्षमता, जो अधिगम अक्षमता है इस शब्द का सबसे पहले किन्होंने शुरुआत किया भाई? हेवर्ड ने, सैमुअल किर्क, वैन रिपर, या फिर बर्च ने? सेकंड। ठीक है ना, तो कौन थे भाई? उनका नाम है सैमुअल किर्क। ठीक है ना, क्या नाम है? सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया था। अधिगम अक्षमता जो है शब्द जो किसने दिया था? सैमुअल किर्क के द्वारा दिया गया था। ठीक है ना, किसके द्वारा? सैमुअल किर्क के द्वारा। चलिए निम्नलिखित में कौन सा मनोवैज्ञानिक आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में विचारों का समर्थक नहीं है? समझिए क्वेश्चन भाई, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक
या फिर कहा जाए आत्मा के विज्ञान के रूप में मनोविज्ञान के बारे में विचार का समर्थक नहीं है। सी। भाई राइट आंसर क्या होगा इसका? फोर्थ जी, अमरीश जी ने बताया फोर्थ। ठीक है ना, वुंट थे। ठीक है, क्या नाम है? वुंट थे जो। ठीक है ना, क्या नाम है? विलियम वुंट। ठीक है, चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। मनोविज्ञान की किस शाखा में परस्पर भावबोध, पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है? भावबोध, पुनर्जन्म, क्या हो जाएगा? शारीरिक मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, परामनोवैज्ञानिक परा मनोविज्ञान, या फिर विकास मूलक मनोविज्ञान। तो याद रखिए भाई, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? परा मनोविज्ञान। क्या हो जाएगा? परा मनोविज्ञान। ठीक है ना, या फिर कहा जाए पैरा साइकोलॉजी। ठीक है ना, इसी को क्या बोलते हैं? पैरा साइकोलॉजी, जिसमें भाव बोध या फिर पुनर्जन्म आदि का अध्ययन किया जाता है। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? पैरा साइकोलॉजी या फिर परा मनोविज्ञान। चलिए, जीन पियाजे के अनुसार तार्किक कथन के आधार पर बच्चा किस अवस्था में परिकल्पना को समझने और सोचने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम हो जाता है? 0 से 2 साल। डी। क्या होगा? डी। डी। ठीक है ना, अब यहाँ पे वैसे भी समझ लेना चाहिए भाई कि क्या दिया हुआ है कि बच्चा जो है किस अवस्था में परिकल्पना को समझने और सोचने की क्षमता प्राप्त करने में सक्षम होता है। भाई तो कहीं ना कहीं जैसे जैसे बड़ा होगा वैसे वैसे उसकी जो क्षमता, सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, ये क्या होगी? बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, तो 11 से 15 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मनोविज्ञान मनुष्य की सोच, स्मृति, भाषा, धारणा आदि के बारे में अध्ययन करता है? सोच, स्मृति, भाषा, धारणा के आदि के बारे में अध्ययन करता है। कौन सा होगा वो? सर पहला। मानवतावादी। देखिए, अब एक चीज यहाँ एक चीज को थोड़ा समझिएगा। जब भी बात हो सोच की, जब भी बात हो स्मृति की, भाई सोचते कैसे हो आप? स्मृति मतलब कहीं ना कहीं ये चीजें तो आपस में वही है। सोचने की बात करेंगे, मैंने अगर इन सभी को बारे में बात की जाए ना कि सब कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक है। आप सोचोगे किसी चीज को, स्मरण करोगे, तो कहीं ना कहीं किसी लैंग्वेज के रूप में, इस चीज को मैंने पढ़ाया था आपको भाई कि जो भी कोई व्यक्ति होता है वो सोचता है तो भाई अपनी लैंग्वेज में ही सोचेगा ना। भाई हम लोग हिंदी बोलते हैं तो हमारे दिमाग में हिंदी चलती रहती है, वैसे वैसे सोचते हैं। कोई अगर चाइनीज बोल रहा है तो उसी भाषा में बोलता है। ठीक है, और सोच के बारे में जब भी बात हो, जब भी दिमाग के बारे में बात हो, जब भी बुद्धि के बारे में बात हो, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आपका? उस केस में आपका हो जाएगा संज्ञानात्मक। संज्ञान, संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? सोचना, समझना। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा भाई? इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा, कॉग्निटिव साइकोलॉजी। जब भी सोचने की बात आए, जब भी स्मृति की बात है, ठीक है ना, बुद्धि की बात आ जाए, तो किसमें जाएगा? कॉग्निटिव में। ठीक है ना, संज्ञानात्मक। कॉग्निटिव या फिर संज्ञान का मतलब ही क्या होता है? सोचना, समझना किसी के बारे में। ठीक है ना, कॉग्निटिव साइकोलॉजी हो जाएगा ये। चलिए, निम्नलिखित में से कौन कृष्मेर, अच्छा, कृष्मेर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? क्या होगा? अच्छा, क्रेचिमर हो गया यहाँ पे, क्रेचिमर। ठीक है ना, क्रेचिमर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है। सुडौल का है सौंदर्य विषयक, दुर्बल, या फिर स्थूल का है? जी बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड। ठीक है ना, सौंदर्य विषयक।
ठीक है ना, सौंदर्य विषयक। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें। जीन पियाजे द्वारा दिए गए नैतिक विकास चरण विषम लैंगिक पारस्परिक के लिए आयु वर्ग क्या है? नैतिक विकास चरण विषम लैंगिक पारस्परिक के लिए जो आयु वर्ग है, जो आयु क्राइटेरिया है, वो क्या होगा? नैतिक विकास चरण, नैतिक विकास चरण इसके बारे में पढ़ा था हम लोगों ने, ठीक है ना। तो क्या होगा? 9 से 13 वर्ष, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? 9 से 13 वर्ष। क्लियर है? क्या होगा? 9 से 13 वर्ष। भाई 13 से 18 साल में तो वो किशोरावस्था में आ जाता है, ठीक है ना। स्टार्टिंग यहीं से होती है, ठीक है। कहाँ से होती है? 9 से 13। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है? और अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता नहीं है, क्या होगा? अवधारणात्मक प्रभावशीलता, तीसरा सही है भावनात्मक सर। असंतुलन, ध्यान विकार, आवेगशीलता। तीसरा सही है। भाई इसमें पूछा गया क्या? क्वेश्चन पूरा पढ़िए पहले। दिया गया अधिगम अक्षमता, मतलब लर्निंग में किसी को दिक्कत आ रही हो तो यहाँ पे बच्चों की विशेषता नहीं पूछा गया है, ठीक है ना। अधिगम अक्षमता वाले बच्चों की विशेषता, जो लर्निंग में दिक्कत है, ठीक है ना, लर्निंग में प्रॉब्लम, समस्या, तो जिनको प्रॉब्लम होगी तो उनकी कोई विशेषता होगी। और यहाँ पूछा गया विशेषता नहीं है, मतलब कहा जाए कि वो अधिगम अक्षमता से दूर है, अधिगम अक्षमता वाले है ही नहीं वो। ये समझिएगा। भावनात्मक असंतुलन, भाई संतुलन होता तो सही हो जाता, असंतुलन की बात हो रही है, तो ये है, ये अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है। ध्यान विकार, ध्यान में समस्या, ध्यान लगाने में समस्या आ रही है, तो ये भी आपका विशेषता है जो अधिगम अक्षमता में, ठीक है ना। आवेगशीलता, तो ये भी है। पर अगर बात करते हैं अवधारणात्मक प्रभावशीलता, जो अवधारणात्मक प्रभावशीलता है ये गलत है, ठीक है ना। ये कहा जाए कि जो अच्छे अधिगमकर्ता होते हैं उनके लिए होता है। जो अवधारणात्मक मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना, ठीक है ना, इफेक्टिवनेस, या फिर कहा जाए कि भाई टेक्सचुअल, ठीक है ना। चलिए, गंभीर मानसिक मंद बच्चे, ठीक है ना, जो गंभीर मानसिक मंद बच्चे, मंद बच्चे मतलब जो गंभीर रूप से मंद बच्चे होते हैं, ठीक है ना, जिनकी आईक्यू लेवल 36/11। क्या होगा? 36/11। 36 से 11। याद रखिए भाई, जो गंभीर मानसिक मंद बुद्धि होते हैं वो होते हैं 20 से 35 होते हैं। क्या होते हैं? 20 से 35। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। 36 से 51 के बारे में बताया था हमने, एक क्वेश्चन यहाँ से बताया था कि कौन से लोग होते हैं जिनका आईक्यू 36 से 51 के बीच में होता है। इनको बोलते हैं क्या? मंगोलिज्म, ठीक है ना। जो मंगोलिज्म होते हैं वो 36 से 51 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो गंभीर मानसिक मंद बच्चे जो होते हैं वो 20 से 35 में आते हैं। किसमें आते हैं? 20 से 35। और 20 से नीचे वाले जो होते हैं, जी एक बार मैंने पढ़ा था 20 की, इसमें दिया था क्या कहीं मैंने क्या पढ़ा दिया था था? 20 के नीचे। 20 से नीचे जो होते हैं ना उनको कहा जाए कि एक तरीके से क्या बोलते हैं, ये मंद से भी मंद होते हैं, ठीक है ना। उनको कहा जाए कि इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, याद नहीं आ रहा मुझे, ठीक है ना। तो 20 से नीचे होते हैं उन्हीं को बोला जाता है, आई थिंक उनको क्या कहा जाता है, इनके लिए एक वर्ड यूज होता है, अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है? 20 से भी नीचे कहलाते हैं। मगर जो गंभीर जो मानसिक मंद बुद्धि होते हैं वो होते हैं 20 से 35 के बीच में होते हैं, ठीक है ना। किसके बीच में होते हैं? 20 से 35 के बीच में होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। विकास की किस अवस्था में
समान लैंगिक समूहों के प्रति रुचि मित्रता विकसित होती है। 15 से 18। क्या होगा? 15 से 18। विकास की किस अवस्था में समान लैंगिक समूहों के प्रति मित्रता रुचि मित्रता विकसित होती है? क्या होगा? 15 से 18 या फिर 10 से 12 वर्ष। भाई ये वाली अवस्था भी मैंने बताई थी ना कि इसमें क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं एक तरीके से कहीं ना कहीं एक ही चीज के ऊपर वो रहते हैं, मित्रता, ठीक है ना, किसी चीज में रुचि, ये सब किसमें आते हैं? तो ये 10 से 12 वर्ष होता है भाई, 10 से 12 वर्ष, ठीक है ना। क्या होता है? 10 से 12 वर्ष होता है, ये चीज ध्यान रहे भाई, 10 से 12 वर्ष। इसको बाल्यावस्था भी कहा जाता है। मतभेद है सर। बाल्यावस्था क्या बोलते हैं इसी को? बाल्यावस्था भी कहा जाता है इसी को, ठीक है ना। चलिए चलिए देखिए, हाँ संतोष जी, जो 20 से कम होते हैं ना, 20 से कम, उनको बोलते हैं जड़ बुद्धि कहा जाता है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? जड़ बुद्धि कहते हैं उनको, उनको जड़ बुद्धि कहा जाता है, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है? किसका? मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक कौन सा नहीं है? फ्रायड था, मास्लो, रोजर्स या फिर आर्थर कॉप्स? कौन था भाई? वो था सिगमंड फ्रायड। क्या नाम था? सिगमंड फ्रायड था, ठीक है ना। क्या नाम है? फ्रायड। फ्रायड था। ये मानवतावादी मनोविज्ञान का समर्थक नहीं है, ठीक है। चलिए, संरचनावाद के प्रतिपादक कौन? संरचनावाद, संरचनावाद कौन होगा? विलियम वुंड। क्या नाम है? विलियम वुंड जो है ये संरचनावाद के प्रतिपादक हैं, ठीक है ना। विलियम वुंड जो है ये संरचनावाद का प्रतिपादक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है? अब प्रेरणा चक्र आपको अगर पता होगा तो भाई क्वेश्चन का आंसर कर लो। प्रेरणा हमने पढ़ा था, मोटिवेशन। पहला आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा भी होता है, प्रोत्साहन भी होता है, संदेह नहीं होता। बट बात करें संवेग जो होता है, संवेग नहीं होता है, ठीक है ना। संवेग जो होता है ये आपका अभिप्रेरणा के अंतर्गत नहीं होता है। इमोशन जो है, ठीक है ना, संवेगना, संवेग मतलब इमोशन, इमोशन जो है ये प्रेरणा चक्र से संबंधित नहीं है। प्रोत्साहन भी होता है भाई, किस किस तरीके से प्रोत्साहित कर सकते हो? आवश्यकता होती है, अभिप्रेरणा भी होती है, प्रोत्साहन भी होता है, बट संवेग नहीं होगा। चलिए, भय की भावना किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है? घृणा, कलह की इच्छा, निवेदन या फिर पलायन? भय की भावना, भय मतलब किसी चीज से डरना, किसी चीज से भागना। भय का मतलब तो यही ना होता है, डर लगेगा तो भाई आप पीछे हो जाओगे, ठीक है ना। भाई कहाँ होगा? घृणा, ये घृणा होता है। घृणा कब होता है? घृणा जब आप किसी से बहुत ज्यादा नफरत करते हो, किसी से ईर्ष्या हो, ठीक है ना, घृणा तो वही है। कला की इच्छा, कला की इच्छा का मतलब वही है, लगभग लगभग घृणा से संबंधित है, ठीक है, किसी से ज्यादा द्वेष हो। और निवेदन का मतलब क्या हो? किसी से आपका लगाव हो या फिर किसी से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो निवेदन होगा। बट भाव की भावना की बात हो रही है, तो भाव की भावना जो है आपकी पलायन से संबंधित होगा, ठीक है। किससे संबंधित होगा? पलायन से संबंधित है, ये चीज ध्यान रहे आपको, ठीक है ना जी, पलायन से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि क्षेत्र के को विद्यार्थी के सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता? सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जा सकता। सामाजिक कौशल, अभिवृत्ति एवं मूल्य, सृजनात्मक कौशल या फिर पाठ्यचर्यी विषय?
क्या होगा इसका राइट आंसर भाई? क्या पूछा है? कौन सी गतिविधि या क्षेत्र को विद्यार्थी के सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिनाया जाता? तो क्या हो जाएगा भाई? सामाजिक कौशल होता है, अभिवृत्ति मूल्य भी होता है, सृजनात्मक कौशल भी है। बट अगर बात करें पाठ्यचर्या विषय जो होता है ये सह शैक्षिक पक्ष के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा, तो ये चीज ध्यान रहे। ठीक है, क्या होगा? फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञान से संबंधित नहीं है? संज्ञान मतलब कॉग्निशन। अब संज्ञान का मतलब भी बताना, मतलब संज्ञान मतलब क्या? सोचना समझना किसी के बारे में, ठीक है ना। अब संज्ञान से संबंधित नहीं है तो प्रत्यक्ष बोध की बात करें या फिर बात करें थिंकिंग या फिर बात करें चलना या फिर बात करें संप्रत्यय निर्धारण। अब संज्ञान से मैंने एक चीज आपको ये बताई भाई कि जो चीज दिमाग से समझा जाए, जो चीज कहीं बुद्धि का इस्तेमाल हो रहा हो, ठीक है ना, तो वो तो आपका हो जाएगा, संज्ञान से संबंधित हो जाएगा, ठीक है ना। प्रत्यक्ष बोध का मतलब परसेप्शन, ठीक है ना कहीं दिमाग का यूज यहाँ होता है। चिंतन होता ही है भाई दिमाग से ही, ठीक है ना। चलना की बात कर, चलना क्या चलना में कहीं यूज हो रहा भाई? चलना फिरना ये तो फिजिकल हो गया, ठीक है ना, फिजिकल है, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? संबंधित नहीं है भाई, तो चलना आपका संबंधित नहीं होगा संज्ञान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। एक विद्यार्थी खुद के द्वारा जाने गए कुछ शब्दों जैसे बाघ, कुत्ता, शेर, तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मांसाहारी पशु। इस प्रकार के सीखने को क्या कहा जाता है? अच्छा क्वेश्चन है भाई। क्या हो जाएगा? तो तीसरा सही है। तीसरा ससंवाद। देखिए इसमें हमने कुछ बारे में पढ़ा था, जैसे संयोगात्मक सीखना, ठीक है ना, सह संवादात्मक सीखना। तो इनमें से कुछ चीजें तो मैंने बताया था कि मतलब किसी चीज को अगर आप जानते हो, ठीक है ना, और उसी से कुछ नया सीख जाते हो, ठीक है, तो आपका संयोगात्मक हो जाता है। सह संयोगात्मक कहा जाए कि मतलब किसी चीज को आपने सीखा है और उसमें कुछ आपने करेक्शन कर दिया, कुछ बदलाव कर दिया, तो सह संवादात्मक हो जाता है। बट यहाँ पे कहा गया है भाई कि तेंदुआ इत्यादि के आधार पर एक नया शब्द सीखता है, मतलब बाघ को भी जानता है, कुत्ते को जानता है, शेर को जानता है, बस ने एक नया शब्द सीख लिया, ठीक है ना। नया शब्द का मतलब ये थोड़ा सा अलग हो गया कि जब किसी चीज को आप जानते हो उसी से कुछ और जानो तो वो चीज तो अलग हो गया। बट किसी नए शब्द की उत्पत्ति हो जाए कि भाई हमें पता है कि जो बाघ होते हैं, शेर होते हैं, कुत्ता होते हैं, ये खाते हैं मांस, ठीक है ना। अब मांस खाते हैं तो उसी से एक शब्द बन गया मांसाहारी। क्या बन गया? मांसाहारी। तो ये जो आता है ये आपको कहा जाए कि सीखने का कौन सा वो तरीका है, तो ये कहलाएगा महाकोटि सीखना। क्या कहलाएगा? महाकोटि सीखना, ठीक है ना। क्या हो जाएगा? सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग। सुपर ऑर्डिनेट लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलिए आज तक हम लोग यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। 60 क्वेश्चन हो गए हैं, 40 क्वेश्चन और कुछ बचे हैं, हमारा बारे ठीक में है। बता दीजिए, सब टिकट का कैंसिल होगा तो टिकट कैंसिल करा दिया जाए। कुछ लोग हैं करना चाह रहे हैं, क्या किया जाए सबको बता दीजिए। अभी देखिए मैंने क्या कहा, कल तक वेट कर लीजिए, कल तक वेट कर लीजिए, फिर नहीं होगा तो फिर भाई कर लीजिएगा। जब नहीं होगा तो कहीं ना कहीं देखिए अभी तो जो संभावनाएं दिख रही, क्योंकि अगर पेपर होना होता तो अभी तक एडमिट कार्ड इन्होंने इशू कर देना था, क्योंकि जो होता है कि 15 दिन पहले एडमिट कार्ड इशू कर दिया जाता है। अब ये कभी कभी 10 भी होता है। आज भाई 5 दिन से भी कम समय मिला है आपको, 3 तारीख हो गया है, 8 तारीख को पेपर है आपका, ठीक है ना। तो इतने कम समय में आदमी कहाँ क्या मैनेज करेगा? किसी को जाना है भाई बंगाल से हरियाणा जाना है, ठीक है, तो वो टिकट क्या कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अभी तो फिलहाल
कल तक वेट कर लीजिए, कल के बाद आप लोग जैसा भी होगा फिर कर लेते हैं, ठीक है। कैंसिल करना होगा कैंसिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर और एक मैंने और जानना शुरुआत ही बता जी, जो टीजीटी वाला रेलवे वाला है तो इसका प्रोसेस क्या है सर? देखिए टीजीटी जो रेलवे है, इसमें देखिए जी समझिएगा पहले, जी जो इसकी सीटें हैं एक तो पीजीटी और एक टीजीटी, जी ठीक है ना। अब जो दिया गया है कुछ इसी तरीके से दिया गया है, बट लगता यही है कि जो पीजीटी की सीट है वो अलग है, टीजीटी की अलग है, क्योंकि नोटिफिकेशन में इन्होंने दिया है दोनों, दो सीटें दी, दोनों में बीपीएड ही दिया है। जो उच्चतर एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है बीपीएड दिया, बट अब बीपीएड अगर वहां पे फिलअप करते हो तो सिर्फ एक ही का दिखता है वहां पे, मतलब एक ही आता है। आप इसी के लिए कहा जाए कि जो इंग्लिश मीडियम शारीरिक शिक्षा अन्वेषक होते हैं उसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। अब कुछ जगह हो सकता है कि जो सीटें हैं ना, कहीं टीजीटी जो अलग अलग सीटें दी गई हैं, कहीं एक की दी गई है तो दूसरी नहीं दी गई है। आपको जो कितने भरना है तो आप इसी तरीके से भरिएगा टीजीटी वाला, कि अभी जो सीटें टोटल कहा गया 18 की जगह दिया है, यहाँ 20 दिया गया, 18-20, ठीक है। आपके पास एमपीआर भी दे दी होगी तो आप दोनों लगा सर दीजिएगा। इसकी लास्ट डेट कब तक है? 6 फरवरी, 6 तारीख तक लास्ट डेट है आपकी। सर ये पूरा जो 18 सीट है या 20 सीट है यूपी में है स्पेशल की पूरा भारत में है? नहीं नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ भाई। अब जानते हो भाई केंद्र की नौकरी है, तो ये जानते हो आप लोग कि रेलवे में जो 18 जोन है, कितने जोन है? 18 जोन है। जी अब जी ये जी 18 जोनों में बटी हुई सीटें हैं सभी, ठीक है ना। अब मान लीजिए 18 जोन है, अब 18 सीट ही हैं, एक 20 सीट है, तो अगर हम एक एक सीट को डिवाइड कर देते हैं तो भाई खत्म हो जाता है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इन्होंने जो सीटें निर्धारित की हैं कुछ ही जोनों में ये वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कुछ जोनों में, प्रयागराज में आपकी नहीं है, गोरखपुर में नहीं है, ठीक है। ऐसे 2-4 जगह और है जहां पे नहीं है। तो जी आपको देखने को मिलेगा ना कि मतलब एक तो कहा जाए नॉर्थ ईस्ट में एक एरिया है, कलकत्ता में आपको देखने को मिलेगा सीट, कलकत्ता में, और गुवाहाटी में आपको देखने को मिलेगा। गुवाहाटी में लगभग 6 सीटें हैं, और ये 6 सीटें ना डिवाइड है, एक सीट जनरल की, एक सीट ईडब्ल्यूएस की, एक सीट ओबीसी की, एक सीट एससी एसटी, एक सीट कहा जाए जो आपके फ्रीडम फाइटर होते हैं। इस तरीके से इन्होंने डिवाइड कर दिया, तो 6 सीट है, मतलब कहा जाए कि सर इसमें नेशनल वो सर्टिफिकेट भी लग रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देखिए इसमें इन्होंने कहा है ये कि एक तो बीपीएड की डिग्री होना चाहिए, और दूसरा कहा है कि अगर आप इंग्लिश में पढ़ाने में सक्षम हो तब अप्लाई करिए। ऐसा उन्होंने कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं मांगा कि आप इंग्लिश में आपने ये किया है वो किया, उन्हें उनसे कुछ मतलब नहीं है। देखिए होता ये है ना कि यहाँ पे जब आप फॉर्म फिलअप कर दोगे ना, तो आपका 100 नंबर तो पहले पेपर होगा, ठीक है ना, 100 नंबर का, जिसमें 50 नंबर आपका जीएस हो जाएगा और 50 नंबर आपका फिजिकल एजुकेशन हो जाएगा। फिर उसके बाद एक होता है 50 नंबर का डेमो क्लास होता है। क्या होता है? डेमो क्लास। अब डेमो क्लास में देखा जाता है कि आप कैसा पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो भाई अब ऐसा है नहीं कि जितनी सीटें हैं उतने ही बच्चे क्वालिफाइड होंगे, ठीक है, क्योंकि इन्होंने डेमो क्लास रखी है, तो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो हो सकता है 2 से 3 गुना लिए जाएं। कितने लिए जाएंगे? 2 से 3 गुना। 2 से 3 गुना मान लीजिए, मोटा मोटा 5 गुना मान लेते हैं, 5 गुना, क्योंकि यहाँ पे जानते हैं ना पेपर होने के बावजूद जब अ, हो जाता है तो डीवी तक जाते जाते, डीवी डीवी तक जाते जाते बच्चे छड़े जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इनका एक मेडिकल स्टैंडर्ड होता है। क्या होता है? मेडिकल स्टैंडर्ड। और रेलवे का मेडिकल स्टैंडर्ड काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है। आप सब कुछ कर ले गए, अगर मेडिकल में अनफिट हो गए तो फिर बहुत दिक्कत है। तो उनका कुछ एक क्राइटेरिया होता है मेडिकल टेस्ट का भी, कि यहाँ पे इतनी आंख होनी चाहिए आपकी, या फिर जो जो दिया रहेगा, ठीक है ना, ए लेवल, बी लेवल, सी लेवल, कुछ इस तरीके से दिया रहता है। तो उसको फॉलो करना, या फिर उसको उस स्टैंडर्ड में आपको वेल क्वालिफाइड होना जरूरी है, ठीक है। तो सर सेंटर कहाँ कहाँ है सर? सेंटर, क्या? सेंटर यूपी में है कि नहीं सर? अच्छा, पेपर का सेंटर? जी
नहीं, पेपर के सेंटर आपका कहा जाए कि होम टाउन ही देगा। देखिए होता ही है ना कि जैसे ये स्पेशल सीटें हैं, स्पेशल सीटें का मतलब यहाँ पे 1036 टोटल सीट ही है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा बच्चे यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं करेंगे। जिसके पास स्पेशल क्वालिफिकेशन होगा वही करेगा। अब आपके पास एमपीएड की बीपीएड की है तो आप अप्लाई करोगे, म्यूजिक है तो करोगे, आपके पास बायोमास है या फिर कहा जाए मास कम्युनिकेशन है तो करोगे। मतलब यहाँ पे स्पेशल सीटें हैं, तो इसमें जो फॉर्म होते हैं बहुत ज्यादा अप्लाई नहीं होते हैं। मतलब एक ही तरीके से भीड़ नहीं होता यहाँ पे। बट भीड़ का ये भी नहीं कह सकते कि फाइट नहीं होता, क्योंकि अब सीटें लिमिटेड है, तो भाई जो पढ़ने वाला है भाई अप्लाई भी करता है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई ना अप्लाई करिए, आप लोग करिए जरूर। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी रहेगा, अपॉर्चुनिटी मतलब एक जानते बैकअप रहेगा। ये बैकअप इसलिए कह रहा हूँ मैं कि ये जो पेपर होगा इसका ना रेलवे का, वो मान के चलिए कि इस साल तो नहीं होगा, 2025 में इसका पेपर नहीं होगा। ये चीज ध्यान रखिए, मैं क्या कह रहा हूँ समझ रहे आप। 2025 में अब इन्होंने दिया, इसका पेपर आ गया, ठीक है। अब इसके बीच में अभी क्या है कि अप्रैल में संभावित तिथि है, या फिर मई में भी हो सकता है किसका, एनटीपीसी का, इसका एनटीपीसी का। तो एनटीपीसी का पेपर होगा। इसके बाद अभी लोको पायलट का पेपर हुआ है, और जेई का पेपर हुआ है, और टेक्नीशियन का पेपर हुआ है। तो लोको पायलट का भी 3 चरण में पेपर होता है, ठीक है। तो अभी सेकंड पेपर कराएंगे, फिर उसके बाद ये कराएंगे एक इनका साइको टेस्ट होता है, फिर जेई का होता है, फिर जेई में भी एक साइको टेस्ट होता है। टेक्नीशियन है, मान लीजिए टेक्नीशियन में एक ही पेपर है, वहां पे फाइनल कराएंगे, फिर उसके बाद एनटीपीसी का नंबर आएगा। ये होते होते ये प्रोसेस आपका साल बीत जाएगा, एक क्योंकि रेलवे का जो भाई नियम है ना वो बहुत ही खराब है। तो इस वजह से आप डाल सकते हो, कभी ना कभी कराएगा तो आपके पास एक बैकअप बना रहेगा, ऐसा ना हो कि नहीं डाला था, ठीक है। हो सकता है कुछ बच्चों का सिलेक्शन भी हो जाए, और कुछ गिने चुने बच्चे यहाँ बचे, तो रहता है, कहा जाए कि हाँ होप रहता है कि हो सकता है कि चलो कहीं नहीं तो हो जाएगा, ठीक है। तो डाल दीजिएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अप्लाई करना चाहते हो तो आप लोग अप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सर ये मतलब क्या नाम सर, स्क्रीन शॉट नहीं इसका भेज दीजिए प्लीज ग्रुप में। मतलब क्या सीटों की जो संख्या है, नहीं सर, इसी फॉर्म का कैसे भरवाएं, कैसे ओपन करवाएंगे, मतलब नाम मुझे नहीं पता। देखिए इसका मैं लिंक भेज दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है ना, जी लिंक जी ग्रुप सर। में भेज ओके दे रहा हूँ। आप वहां से अप्लाई करिए, कोई दिक्कत आएगी तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। या फिर अबे ओके तो यानी थोड़ा सा इसका प्रोसेस क्या है, लंबा है। लंबा का मतलब आप पहले रजिस्ट्रेशन करोगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फाइनली। फिर उसके बाद लॉगिन करोगे, आप जिस नंबर से किए रहोगे। लॉगिन करने के बाद जो जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगेगा, जो भी आपका डिटेल मांगेगा, वो चीज फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसका वो लिंक भेज ओके दूंगा ग्रुप में, आप लोग वहां से कर लीजिएगा। और एक चीज और भेज दूंगा कि किस जोन में कितनी सीटें हैं, तो वहां से आप ये देख लीजिए कि हमें कहाँ पे भरना ठीक लग रहा है, ठीक है ना। तो जी आप वहां से भर दीजिएगा, ओके चालान कितना है ठीक है ना। चालान? देखिए ये तो 500 है, ठीक है ना, जनरल के लिए 500 है। जो जी कहा जाए कि शेड्यूल के लिए हो जाएगा तो 2500 हो जाएगा। जी और यहाँ पे रेलवे का एक नियम ये है कि मतलब ये 500 रुपये भरवाता है, पेपर आप दे लेते हो तो 400 रुपये वापस कर देगा। और यहाँ पे होता है ये 250 रुपये पूरा वापस कर देता है, ठीक है। तो वो बात की बात है, जब करेगा तब करेगा। बाकी अभी क्या है, आपको 500 और 250 रुपये अदर को देना पड़ेगा, ये समझ के चलिए, ठीक है। तो इसके लिए और सर अगर पासबुक लगाना पड़ेगा? है? पासबुक लगाना पड़ेगा? हाँ मतलब देखिए, अब जब यहाँ पे जब पैसा रिफंड की बात आएगी तो भाई वो अकाउंट नंबर एक भरवाएगा अपना, कि आप किस अकाउंट में पैसा लेना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो अकाउंट नंबर जी आपको और एक IFSC कोड होता है वो भर दीजिएगा। बाकी और जो भी वहां पे पूछा जाएगा सब कुछ भर दीजिएगा। एक चीज और, अगर आप लोग जब भरोगे ना, जहाँ पे जब मांगेगा कि भाई इसेंशियल क्वालिफिकेशन में, इसेंशियल का मतलब आप हाई स्कूल का तो भर दोगे, हाई स्कूल के बाद एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन मतलब आपके पास क्या डिग्री, तो कई सारे वहां पे देता है। मान लीजिए बीएड दे देगा, ठीक है ना, कॉमर्स दे देगा, फिर उसके बाद टेट दे देगा, ऐसे बहुत सारे हैं। तो आप लोग बैचलर डिग्री पर करिएगा, बैचलर डिग्री जहाँ होगा वहाँ पे बैचलर डिग्री। और बैचलर डिग्री जैसे आप लोग क्लिक करोगे ना, फिर आगे मांगेगा
सब्जेक्ट, और यहाँ पे इस वाला जो सब्जेक्ट वाला पोर्शन होगा वहां पे मिलेगा आपको लोगों को बीपीएड। क्या मिलेगा? बीपीएड, ठीक है ना, बैचलर डिग्री, फिर उसके बाद बीपीएड। इसको भर दीजिएगा। भरने के बाद जो भी आपका किस ईयर में आपने मतलब आपका कंप्लीट हुआ, ये सब करने के बाद लास्ट में फाइनली आपको पूछेगा पोस्ट प्रेफरेंस। तो जिसके जिसके लिए आप एलिजिबल होगे ना, सब पे डाल दीजिएगा। आपको लगता है हमारे पास ये भी डिग्री है तो उसको भी वहीं फिल कर दीजिएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? आपके पास बीपीएड है, बीपीएड भर दीजिए, और आपके तो सर पास एमपीएड है तो एमपीएड वाला भी भर दीजिए। हाँ, तो आप बीपीएड एमपीएड दोनों भरिएगा। मैं क्या कहूँ, आपके पास जितनी डिग्रियां हैं ओके सब भर दीजिए, जितनी आपके पास है। इससे ये होगा ना कि मतलब आप जितनी आप अपनी डिग्रियां भर दोगे, उसके बाद लास्ट में पोस्ट प्रेफरेंस दिखाएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। भाई ऐसे आप जो बीपीएड बीपीएड दोनों भर सकते हैं। हाँ, बीएड है, बीएड भी भर दीजिए, बीपीएड है, बीपीएड भी भर दीजिए। तो आपको लास्ट में ये दिखेगा ना कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। आप अनविषक के लिए तो एलिजिबल रहोगे, बट आपके पास अगर एक्स्ट्रा कोई क्वालिफिकेशन है तो वो भी भर दीजिए। बीएड है, बीएड भर दीजिएगा, तो बीएड की जो भी सीटें रहेंगी वो आपको दिखा देगा कि हाँ आप इस सीट के लिए एलिजिबल हो, तो वहां पे वो भी आपका दिखा देगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पे वे लोग फॉर्म मत अप्लाई करिएगा जो एक ही साल में कोई 2 डिग्री ले रहे हो। होता है ना कभी कभी, जैसे आपने बीपीएड कंप्लीट किया और उसी समय आपके पास कोई और अन्य डिग्री है, तो ये चीज में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो तुरंत रिजेक्ट कर देगा, ठीक है ना। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही है। और कोई दिक्कत आएगा फॉर्म भरने में तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। ओके सर, चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही। गुड नाइट सभी को। गुड नाइट। गुड नाइट।